वर्ष में पहली बार हुआ भारतीय कविता दिवस का आयोजन। आगरा से अक्षिता मालवीय की खास रिपोर्ट। साहित्य संगीत संगम के तत्वावधान में हिंदी कविता के प्रथम हस्ताक्षर चंद्रवरदाई एवं ओम जय जगदीश हरे के रचनाकार पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी को समर्पित भारतीय कविता दिवस का आयोजन सिटी कॉन्वेंट स्कूल सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय हिंदी संस्थान के शांति कालीन कक्षाओं के विभाग अध्यक्ष ने कहा, महाकाव्य सामने आया वह पृथ्वीराज चंद्रवरदाई जी के द्वारा लिखित और चंद्रवरदाई जी का आज अर्थात 30 सितंबर को जन्मदिन है, इसलिए आगरा के परिवार में इस दिन को भारतीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और हम चाहते हैं आज क्यों बैठे हैं यहाँ पर इसे संज्ञान में ले। पता नहीं, बहुत अच्छा। 30 सितंबर को आज पता करते हैं मिलजुल करके कि आज हम यहाँ पर प्रोफेसर क्यों बैठे हैं। श्रीवास्तव ने ठीक है, पंडित श्रद्धा राम फिल्लौरी की रचनाओं अभी टिप्पणी करते उससे हुए पहले एक कि वे अंकल आए पहले थे, रचनाकार हैं उन्होंने जिनकी रचना आपको ओम जय जगदीश हिंदी के एक विश्व बहुत में बड़े सबसे कवि के अधिक बारे में प्रसिद्ध बताया। है। जैसे हम सबके घर में दादाजी होते हैं ना, सबके दादाजी हैं, नाना जी हैं, तो वो जो कवि हैं, जैसे आपकी किताबों में कविता लिखी रहती है ना, वो जो कवि हैं हिंदी के सबसे पुराने या हिंदी के दादा कवि हैं, सबसे पुराने कवि हैं जो आज से बहुत साल पहले हुए थे और उनकी कविताओं को गा करके, उनकी कविताओं को पढ़ करके आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी के दादाजी भी पढ़े हुए थे, तो उनके बारे में जानना चाहिए ना। ऐसे ही अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने एक आरती गाई थी। कौन सी आरती थी? ओम जय जगदीश हरे। कितने बच्चों को आती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर लीजिए। ये आरती एक और दूसरे दादाजी ने लिखी थी, उनका नाम था पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी। क्या नाम था? तो आज मैं आपको हिंदी के इन दूसरे दादाजी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। इन्होंने हिंदी की सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा गाई जाने वाली आरती लिखी और ये आरती पता है कितना पुरानी है? 150 साल पुरानी। कितना साल पुरानी है? 150 साल का मतलब आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी के समय से ये आरती हम सब लोग अपने घरों में गाते हैं। क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे। आप सब लोग के घर में भी जब पूजा होती है तो हम लोग सुबह शाम की आरती में, मंदिर में जब भी जाते हैं तो ये आरती हम लोग जरूर गाते हैं। ये आरती जिन्होंने लिखी थी उनका नाम अभी मैंने आपको बताया। वो एक बहुत बड़े कवि थे, इसके साथ ही वो हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के और उर्दू के भी बहुत बड़े जानकार थे। आप बहुत सारी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं ना क्लास में? हाँ, तो ऐसे ही और भी जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आपकी क्लास में एक नई भाषा आएगी, संस्कृत भाषा। आप अपनी जो स्कूल की प्रार्थना है उसमें मुझे लगता है कि संस्कृत के भी कुछ श्लोक जरूर पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं ना मैडम? किसी को याद है कोई संस्कृत का श्लोक? किस बच्चे को याद है? किसी बच्चे को याद हो तो सुनाएगा कोई? कोई बात नहीं। तो ये जो पंडित जी थे, इन्होंने संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। ये पंडित जी कहाँ के रहने वाले थे? भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स जानते हैं? हम लोग किस स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा। ऐसा ही एक और स्टेट है जहाँ के लोग भांगड़ा खूब करते हैं। भांगड़ा कहाँ करते हैं पता है? पंजाब।
और वहां का सबसे अच्छा फूड कौन सा है जो हम खाते हैं? छोला भटूरा और मक्के की रोटी से सरसों का साग। वहीं के रहने वाले थे पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी। पंजाब में एक गांव है, उसका नाम है फिल्लौर, और फिल्लौर का रहने वाले को कहते हैं फिल्लौरी। तो वो पंडित जी फिल्लौर में रहते थे और वहां पर रहकर के उन्होंने अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत सारे काम किए। आप सबको ये भी पता होगा कि 1947 से पहले भारत आजाद नहीं था। उस समय भारत में कौन लोग राज करते थे, कोई बताएगा? अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों के राज में पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भारत के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी, और ये आरती जो हम सब लोग रोजाना गाते हैं, ये आरती भी उन्होंने उसी समय लिखी। इसके अलावा अभी आप छोटे बच्चे हैं तो कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब आप इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने हम सबके लिए, अपने देश की जनता की भलाई के लिए कितने बड़े बड़े काम किए थे। अंग्रेजों के टाइम पर जो सबसे बड़ी की तरह नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है और बच्चों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो डॉक्टर असीम आनंद हमारे बच्चों, एक बेटी की आपको कविता सुनाता हूँ। बहुत है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा। ये बेटी का भाव क्या है? बेटी जब घर में आती है छोटी सी, तो उसकी भावना क्या है? माँ से कह रही है, मैया तू अब दुख ना करियो, तिहु घर लक्ष्मी आई है। बाबुल करियो मुँह पे नाज, तिहु घर लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई है, तिहु घर लक्ष्मी आई है। मैया तू अब दुख ना करियो, तिहु घर लक्ष्मी आई है। विधि को लिखो कोई भेंट न पावे, जाको भाग वही सुख पावे। तेरो घर अब मोहे सुहावे, जागर अब खुशियाँ भर आवे। भैया चाचा मामा तुमको मिली बधाई है। मैया तू अब दुख ना करियो, तिहु घर लक्ष्मी आई है। तेरो घर अब मोहि सुहावे, जागर अब खुशियाँ भर जावे। भैया बापू तेरो नाम करूंगी, जग में सुंदर। सबको तो नहीं सुन पाई, पर आपको सुना तो मैं बहुत सुंदर गाया। सुर की मतलब माँ सरस्वती की कृपा रही है। दूसरी बात, आपने जो सुदामा का वर्णन किया था, मैंने अपने स्कूल में 10th क्लास में यूपी बोर्ड में था ना, तो पढ़ा हुआ है। तो वो कुछ कविताएं जो याद रह जाती है ना, ये उनमें से एक थी। तो बड़ा सुंदर कर रहा आपने जो वर्णन किया। खैर, आज का कार्यक्रम संजय जरूर कमरे बच्चों की शायद आज त्योहार नहीं होता, तो बच्चे बहुत थे हमारे पास, और छोटों से ज्यादा बड़े बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते थे। पर शुरुआत कहते ना, जहाँ से चले अच्छा मतलब जहाँ सफर शुरू हुआ, मुझे उम्मीद है कि आगे बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस प्रांगण में आप लोग आए, आपकी वाणी से यहाँ पर हमें बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ, हमने बहुत कुछ सीखा। बस भविष्य में चाहेंगे ऐसे ही आप लोगों का सानिध्य बार बार होता है और ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। पीछे वाले गेट से बच्चे कभी बाहर निकल जाएंगे, लाइन बाय लाइन जागती रहेगी। तो एक बार आप सब लोग पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के ऑनर में, उनके सम्मान के लिए तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा। इस स्कूल के बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, और अनुशासन वो गुण है
जो आजादी के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और एक नया भारत बनाने के लिए सबसे जरूरी गुण है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जितने अच्छे से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चीजें आप समझ पा रहे हैं, कुछ चीजें नहीं भी समझ पा रहे हैं, लेकिन एक अनुशासन के साथ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने का वो भारत बनाने में आने वाले समय में आप योगदान करेंगे, जैसा पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी चाहते थे, जिसके लिए हमारे सबसे पुराने दादा कवि चंद्रवरदाई जी ने बलिदान दे दिया, जिसके लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिंदगी भर योगदान दिया। उन सब के लिए आप भी आने वाले समय में योगदान करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। या तो आप दोनों पकड़ में आ जाइए या सामने आ जाइए, पीछे में चलेंगे। हाँ, जैसे दूसरा लीजिए, ठीक है। और जिनकी वजह से आज हम ये दिन बना पाते और जिनकी वजह से हम एक पहचान बना पाए, ऐसे सुशील सरिता जी का मैं खुद सम्मान करना चाहूँगी। और हाँ, एक बात होगा तालियां, क्योंकि हम जन्मदिन बहुत अच्छा मनाते हैं। आज तक जन्मदिन तो क्या देखिए, मतलब ऐसी भी शक्तियों के साथ सबका जन्मदिन लिए, तो मैंने कार्ड था हमारा बर्थडे का कार्ड चाहिए, जो हम अपने स्कूल की ओर से देते हैं सबको। मैम को दीजिएगा, सारे बच्चे हैं आपकी। सर, हमारी दुआएं आपके साथ क्योंकि करना मानना है, महिलाएं हमेशा पुरुषों से बड़ी। इस कार्यक्रम में जब ये कार्यक्रम तय हो रहा था, ये हम लोगों को पूरी तरह ये आभास था कि ये बच्चे छोटे हैं और यहाँ पर ये बहुत बड़ा विषय है जो राष्ट्रीय स्तर का विषय होने वाला है। लेकिन भगवान की कृपा और जो नियति होती है वो पहले से तय होती है, तो इसको श्री गणेश हम लोगों ने यहीं से कर दिया, क्योंकि 3 सितंबर जो दिवस है वो भारतीय कविता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक तो हमारा यह लक्ष्य था कि ये बात यहां से उठे। क्रांति जब होती है तो 50,000 और 5 लाख लोगों से नहीं होती, उसके लिए 4 ही 5 लोग काफी होते हैं। पूरे भारतवर्ष का इतिहास देखिए आप, तो ये जो मंच पर बैठे हैं और जो उधर मंच के किनारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, ये सब 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाले लोग, ये 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ, ये वो लोग हैं जिनकी क्षमता को मैं भली भांति जानता हूं। मैं आभारी हूं कि यहाँ की प्राचार्य बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अनुशासनबद्ध तरीके से विद्यार्थियों को, छोटे विद्यार्थियों से इन्होंने जोड़ा और हमारे श्री गणेश के एक सूत्रधार के रूप में बने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। बात ये नहीं कि कितनी भीड़ थी, बात ये भी नहीं है कि कौन लोग थे वहां। जब हम श्री गणेश करते हैं तो ये जान के करते हैं कि हमारी आवाज आज यहाँ से उठेगी और 1 महीने के भीतर हमने जो मेल
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भाषा समिति और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो लिखा है, उसमें निश्चित रूप से ये उसी तरीके से ये भारतीय हिंदी कविता दिवस का स्थान आता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है और हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस 21 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस। हमारा भारतीय कविता दिवस 30 सितंबर को होना चाहिए। हम लोगों ने प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से लेकर नागौर सिंह जी जैसे आलोचक के कथन को लेकर के और भी इंटरनेट पे उपलब्ध सभी इंजन जो भी भदौरिया जी बता रहे थे, पूरा एक शोध तैयार हो चुका है। पर मैं यहाँ यह भी इंगित करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो बैठे हुए हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के अनुपम श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी देश विदेश में ख्याति है और एक बड़े शोधार्थी के रूप में आप जाने जाते हैं। शोध के विविध आयामों पर निरंतर काम करने वाले अपने तरीके के अनूठे व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं। कभी हम इनको विस्तार से भी जब इस विषय की प्रासंगिक, कभी इसको आप कह लीजिए कि भूमिका, और भूमिका भी अभी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन एक बात कही गई है। अंशुना जी बैठी हैं, हमारे विजय जी बैठे हैं, बहुत ही कम वय में एक 25-26 साल की उम्र में 4 गोल्ड मेडलिस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी प्रतिभा डॉक्टर अंकिता तिवारी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर प्रयागराज में कहते हैं कि IAS बनाने की फैक्ट्री लगती है। आपने उस विश्वविद्यालय में हर विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त करके वहाँ का नाम रोशन किया है। और हम लोगों को सबको घेरने वाले और जिनके कहने पर हम लोग कहीं भी सब लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे आदरणीय सुशील सरित जी, जिनके ऊपर कृपा, और वो जब किसी चीज की योजना करते हैं तो भगवती कृपा कर देती है, अपने आप वो कार्यक्रम सफल हो जाता है, ऐसी मेरी मान्यता है। आने वाले कल में इसी आगरा शहर में और आगरा से बाहर भी, दिल्ली जैसे राजधानी में भी, लखनऊ में भी इसी विषय की अनुभूति आपको समय समय पर सुनाई देती रहेगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। मैं 4 भारतीय कविता दिवस पर नरोत्तम दास जी को याद करते हैं, जो कृष्ण और सुदामा के उस ऐसे दोस्ती की मिसाल, मित्रता की मिसाल पर जो लिखा है और जिसको पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रु प्रवाह होने लगता है भाव प्रवण व्यक्तियों के भीतर। मैं 4 लाइन की आपको समझ रखता हूँ कि सुदामा का क्या, कैसी गति थी, सुदामा कैसे दिखते थे, और ऐसे व्यक्ति को साहित्य में इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि दोनों की मित्रता को न भूतो न भविष्य। 30 पगार झगातन में प्रभु जाने को आई बसेगे ही ग्रामा। 30 पगार झगातन में प्रभु जाने को आई बसेगे ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायो पारह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनु नाम सुदामा। बतावत आपनु नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैन की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आपको हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, और जब भारतीय कविता दिवस को महिमा मंडित करेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। धन्यवाद। संपन्न हो रहा है इस विश्वास के साथ कि आज जो पौधा हमने लगाया है पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, और एक दिन ऐसा विशाल वृक्ष बनेगा कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये माना जाएगा कि आगरा वो जगह थी और सिटी कारपोरेशन वो स्थान था जहां इस पौधे का रोपण हुआ था। अंतराई सर्वोधिक हुआ है और चंद्र वरदाई आज उनका जन्मदिन है। ठीक, अब ये कौन थे, क्या थे, इस बारे में कुछ जानना चाहिए ना? जानना चाहते हैं आप लोग? बताइए। तो बस इस जानकारी को देने के लिए मैं भाई हरीश भदौरिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और चंद्रवरदाई जी के विषय में कुछ जानी बातें आपको सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। प्रभु पंच पर हमारे प्रेरणा स्रोत बैठे हुए इनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुशील सरद जी को जन्मदिन की बधाई और प्रणाम करते हुए आप सब लोगों के प्रस्तुति किताब भाषा और साहित्य में उनके पिता का नाम मलह बताते हैं और शांता सिंह अपने अध्ययन में दोनों नामों को मान्यता देते हैं। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि चंद्रवरदाई का जन्म पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही समय में हुआ था। यदि ऐसा माना जाए तो पृथ्वीराज राशि के प्रथम भाग के सन 694 में ये लिखा है कि एकादश पंचदह विक्रम साख अनंत और तेर पुजयपुर हरण को भय प्रतिराज नरेंद्र। तो इस हिसाब से उनका जन्म संवत 1115 पड़ता है, जबकि 31 मई 2022 के समाचार पत्र अमर उजाला के अनुसार उनका जन्म संवत 1148 बताया गया है। और यदि हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब के बारे में कौन कौन जानता है? ग्लोब आज के समय में सबसे तेज सूचना देने वाला हमारा इंजन है। तो वह बताता है कि सितंबर 1149 में इनका जन्म हुआ था। यदि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो वह 30 सितंबर 1149 बताते हैं। जन्म स्थान के बारे में रासो में ही प्रथम समय के छंद संख्या 594 में लिखा है, बलिभद्र सुनागौर चंद उपज्य लाहौर रह। इसका मतलब कि वो लाहौर में उपजे थे, बाद में दिल्ली आए थे। यदि हम आगे चले, कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद मैंने ये पाया कि आज के अध्येता सिर्फ विपिन बिहारी त्रिवेदी को उनकी कृति चंद्रवरदाई की कविता के लिए निर्विवाद मानते हैं, अर्थात उसको ही सबसे ज्यादा वो मान्यता देते हैं। इसी किताब में यह छंद 11वें पृष्ठ पर लिखा है कि पृथ्वीराज के जन्म के समय चंद्र अर्थात चंद्रवरदाई महाराज सोमेश्वर के दरबार में आ गए थे, क्योंकि 691 नंबर छंद पर यह लिखा है कि तब सुमा बुलाए सोमेश्वर लोहानो अर्चंद और ले आवो अजमेर घर पहुंचे घर स्वयं। यहाँ लोहानो पृथ्वीराज के लिए और चंद्रवरदाई के लिए कहा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो कथन है वह सत्य है। इसी के आधार पर यह भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों साथ ही साथ खेले और पले बढ़े, इसलिए उनकी मैत्रीय अंतरंगता बहुत उच्च स्तरीय थी। आप लोगों में भी बहुत से, ध्यान दीजिए आप लोगों में भी बहुत से मित्र ऐसे होंगे जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, पृथ्वीराज के जो चाचा थे कन्ह चौहान, उन्होंने चालुक्य वंश के भीमदेव नरेश
को के चचा जात भाइयों, जैसे चाचा ताऊ के भाई होते हैं, उनके 7 भाइयों को उन्होंने मुंह छेंकने के लिए मार डाला था। इस अपराध के फलस्वरूप पृथ्वीराज ने कन्हैया की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए हीरे पन्नों की जड़ी हुई एक पट्टी बनवाई थी और इसका काम उनके आंखों पर बांधने के लिए चंद्रवरदाई को सौंपा गया था। इतना महत्व दिया जाता था। इसी के लिए पृथ्वीराज राठौर ने लिखा है कि कंचन खिलाओ लगाए कल पट्टी बंदी चंद्रभट्ट और तेरी बेर कना चौहान रूप प्रकट अति। हम सभी यह जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यशस्वी एक दिन में नहीं बन जाता। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो उसको यश प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। यदि हम चंद्रवरदाई की बात करें तो उनके मुख्य सद्गुणों में उनकी त्याग भावना और उनकी स्वामी भक्ति, इन 2 गुणों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। पृथ्वीराज रासों के छठ में समय के भाव में यह दिखाई देता है। एक बार राजा पृथ्वीराज जंगल में शिकार करने गए। शिकार करना आप लोगों को पता है क्या होता है? नहीं पता? जंगल में पुराने जमाने में राजा लोग शिकार करने के लिए शेर का शिकार, बाघ का शिकार करने के लिए अपनी सेना के साथ जाते थे। तो उसको शिकार करना कहते हैं, उसको आखेट करना भी कहते हैं। क्योंकि शिकार करना पृथ्वीराज जी को बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने मित्रों को भी ले जाते थे। और मैं बता चुका हूं कि पृथ्वीराज के मित्र चंद्रवरदाई थे, तो उनसे उचित सलाह लेने के लिए उनको ले जाया जाता था। परंतु जंगल में चंद्रवरदाई अपनी सेना से बिछड़ गए और खोजते खोजते वो एक ऐसे ऋषि से जा मिले जो बहुत ही ज्ञानी थे। उन ऋषि को 52 वीरों को अपने वश में करने का मंत्र दिया था और उस मंत्र को पाने के लिए चंद्रवरदाई ने उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा की और उनसे वो मंत्र ले लिया। तब जब वो वापस में महाराज से मिले तो उन्होंने महाराज को जब ये बताया तो महाराज पृथ्वीराज ने क्या कहा कि तो सब और न त्यों लोक में नट भट्ट नाटिक नर और संसार पर वो हित समय तो भी मात देवी सुपर। मतलब तुम्हारे ऊपर महारानी देवी की कृपा है। और त्याग की भावना देखिए कि बाद में जब वो दरबार में पहुंचे तो उन्होंने इस विद्या को, जो 52 वीरों की विद्या को उन्होंने वश में करने के लिए दिया था, वो उन्होंने बोला कि अब आप ये दूसरों को बांट दीजिए। तो उन्होंने बिना हिचक उन सभी सामंतों को वह विद्या का दान दिया जिसको वो सीख कर आए थे। तो यह उनकी त्याग भावना थी जिससे प्रभावित होकर उनको 20 गांव, एक सजा हुआ घोड़ा, एक सजा हुआ हाथी उनको इनाम में दिया गया था। और उस जमाने में 20 गांव पाना आज 1-1 इंच के लिए हो रहा है, बहुत बड़ी बात थी और यह उनकी पहली सफलता थी। चंद्रवरदाई के बारे में एक और प्रसंग आ रहा है, ये बहुत अच्छा लगेगा कि पृथ्वीराज अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु का बदला लेने के लिए गुर्जर नरेश भीमदेव पर चढ़ाई करना चाहते थे। भीमदेव को भड़काने के लिए कि भाई राजा जब तक अपनी तरफ से युद्ध के लिए ना आए तो हम कैसे करें, तो इसके लिए यह काम चंद्रवरदाई को सौंपा गया। चंद्रवरदाई ने क्या किया कि अपने गले में एक सीढ़ी डाल दी और साथ में एक जाल लिया। अपने एक हाथ में उन्होंने एक कुदाल लिया और दीपक लिया और दूसरे हाथ में अंकुश और त्रिशूल लिया। अंकुश किस लिए प्रयोग किया जाता है आप लोग जानते हो क्या? हाथी को वश में करने के लिए। तो यह सब लेकर जब वो उनके सामने पहुंचे तो देखते ही देखते उन्होंने तुरंत ही पूछा हुई ये क्या वेश बना रखा है। तो चंद्रवरदाई ने उनको क्या जवाब दिया, ध्यान दीजिएगा कि महाराज ने कहा है कि भीमदेव अगर जल में छिपेगा तो जाल से पकड़ूंगा, आकाश में जाएगा तो नसैनी लगाऊंगा, पाताल में घुसेगा तो कुदाल से खोल कर निकाल लूंगा, और यदि अंधकार में छिपेगा तो इस दीपक से उसको ढूंढ लूंगा और इस अंकुश से उसको अपने बस में करूंगा और त्रिशूल से उसको मार दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। तो
यह सुन के भीमदेव एकदम आग बबूला हो गए। जैसे पूरा हो गया, यह उनकी बात पटता थी। इन सब गुणों के अलावा चंद्रवरदाई बहुत ही विलक्षण योद्धा थे, कवि थे, वो उनके साथी थे, वो सब तो थे, योद्धा भी बहुत बड़े थे। क्योंकि इस चीज का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के 61वें समय में कन्नौज युद्ध के वर्णन में है, जिसमें चंद्रवरदाई को लड़ते देखकर महाराज पृथ्वीराज स्वयं ही वाह कर उठे थे। वो उसके बारे में लिखा है कि जहां तहां ढरंत गजंत वाज नर, लोह लपट पावक लहर, और मुस वाह पृथ्वीराज कह, कटक भट्ट किन्नौ नहर, कटक भट्ट किन्नौ कहर। इसका संक्षेप में यदि आप निकालें, क्योंकि बहुत ही बड़ा छंद था ये, तो यह निकलता है कि जगह जगह हाथी घोड़े आदमी मर रहे थे, और पृथ्वीराज ने वाह वाह कहते हुए कहा कि भट्ट ने कितना कहर पर पाया हुआ है। कहने को इनके बारे में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी कमी है, लेकिन मैं उतना समय नहीं लेता हूँ। अपनी वाणी को यह कहकर विराम दूंगा कि आज हम साहित्य की विवेचना में चाहे जितने आगे बढ़ गए, लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य आज भी हमें ललकार रहा है, आज भी हमें चुनौती दे रहा है। हम भले ही ये कह लें कि वो उनकी भाषा तो बहुत प्राचीन है, ब्रज में लिखा हुआ है और उनकी भाषा खिचड़ी है, ये सब है, परंतु वास्तविकता यही है कि वह साहित्य एक ऐसा अभेद्य गुरु है जिसमें हम जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, हौसला नहीं कर पा रहे। वह एक ऐसा साहित्य है जिसका मूल्यांकन करना अभी भी बकाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।